नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर में अभी बहुत कमी है। आप लोगों के प्यार और साथ की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है निशी डाक के ऊपर। निशी डाक यह ज़्यादातर बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में पाए जाने वाली एक आत्मा होती है। बंगला में निशी यानी रात और डाक यानी आत्मा, मतलब रात में आने वाली एक आत्मा। बंगाल में प्रचलित मान्यता के अनुसार निशी अपने शिकार को सिर्फ 2 बार ही आवाज़ देती है। अक्सर निशी अपने शिकार को उसी के किसी प्रियजन की आवाज़ की नकल करके पुकारती है। इसे एक तरह का छलावा भी कह सकते हैं। आज भी दूर दराज के गांव में यह मान्यता है कि यदि कोई रात को पुकारे तो उसकी तीसरी पुकार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद ही जवाब देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने निशी की पुकार पर पलटकर उसको जवाब दे दिया, तब आपके साथ जो खौफनाक घटना घटित होगी, शायद उसको बताने के लिए आप जीवित भी नहीं बचेंगे। आज भी बसती हैं इंसानों की भीड़ में कुछ ऐसी डरावनी, खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। क्योंकि जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता, तब तक वह इन्हें अंधविश्वास ही मानता है। पर जब किसी का सामना इन पारलौकिक शक्तियों से होता है, तब उसकी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। अधिकतर लोग तो अपने साथ बीती घटना बताने के लिए जीवित भी नहीं बचते। आज की यह घटना एक ऐसी ही खौफनाक कहानी है जिसमें सामना निशी डाक से था। तो आइए शुरू करते हैं। यह घटना बंगाल के एक गांव में रहने वाले अनिकेत के परिवार की है, जो कि फौज में नौकरी करते थे। अनिकेत साल में लगभग 9 महीने ड्यूटी पर और बस 3 महीने ही छुट्टी पर घर आते थे। उनके परिवार में पत्नी झुम्पा और 4 बच्चे थे, 2 बेटे और बड़ी 2 बेटियां। जब भी अनिकेत छुट्टी पर घर आता तो मानो परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती। पूरा दिन अनिकेत बाबू अपने बच्चों के साथ खेल कूद और मस्ती में बिताते। छुट्टी कब बीत जाती मानो पता भी नहीं चलता। अनिकेत बाबू के पास गांव में ही लगभग 2 बीघा ज़मीन थी, और क्योंकि अनिकेत की पत्नी एक ग्रामीण महिला थी, तो उनकी गैर हाजिरी में खेतीबाड़ी का सारा काम झुम्पा ही अपने बच्चों के साथ मिलकर संभालती। वह उसमें मौसम के अनुरूप फल, सब्जियां और फसलें बोती। इस बार झुम्पा ने खेतों में धान की फसल लगाई थी और धान में पानी लगाना था। गांव में पानी के अत्यधिक स्रोत न होने की वजह से उनके गांव में सामूहिक ट्यूबवेल था, इसलिए सबको पानी नंबर से ही मिलता था। खेती के लिए किसी को दिन में पानी मिलता तो किसी को रात को। झुम्पा घर कार्य में व्यस्त थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। झुम्पा फ़ोन उठाती है। कॉल पर अनिकेत था। पति की आवाज़ सुन झुम्पा खुश हो जाती है। अनिकेत भी घर गृहस्थी और बच्चों का हालचाल जानता है। तभी झुम्पा पूछती है, अजी यहाँ सब कुशल मंगल है, आप अपना बताइए, और घर कब आ रहे हैं? तो अनिकेत बोलता है, अरे जल्दी ही आऊँगा, छुट्टी के लिए अर्ज़ी लगा रखी है, बस जैसे ही छुट्टी मिलेगी
फौरन घर चला आऊँगा। इस बार राम जी ने कृपा की तो रजनी बिटिया के हाथ पीले भी कर देंगे। यह सुन झुम्पा खुश हो जाती है। फिर झुम्पा बताती है, अजी बाकी सब तो ठीक है, वो बस रात में खेतों में पानी लगाने जाना है। खेत में पानी की बारी है ना, पर सोच रही हूँ अकेले कैसे जाऊँ। तो अनिकेत बोलता है, अरे तो मना कर देती ना रात की बारी को, दिन में बारी मिलती तो लगा देती। तो झुम्पा बोलती है, अजी नहीं मना करती, क्या पता फिर कितने दिन में नंबर आता, और पानी लगाना भी तो ज़रूरी है, फसल ना बर्बाद हो जाएगी। तभी पीछे से झुम्पा का बेटा देबू आ जाता है और बोलता है, अरे प्रणाम बाबूजी, आप चिंता नहीं करो, हम अम्मा के संग जाई के पानी लगा देंगे। आवाज़ सुन अनिकेत बोलता है, लो हो गई ना मुश्किल हल। पर हाँ झुम्पा, ज़रा ध्यान से जाना, तुम दोनों, वो निशिडाक अक्सर ऐसे ही मौके की ताक में रहती है। तो झुम्पा बोलती है, हाँ जी हाँ, पूरा एहतियात रखेंगे हम, और आप खाली पीली डराइए नहीं, बच्चा है संग, राम जी की कृपा रही सब अच्छे से होगा, बरसों से इसी गांव में रह रहे हैं। रात में सबका खाना होने के बाद झुम्पा और देबू खेत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। झुम्पा साथ में तरांतरी, टॉर्च, लाठी, एक माचिस और बीड़ी का बंडल भी साथ में रख लेती है, और जाते जाते अपनी बड़ी बेटी रजनी को समझाते हुए बोलती है, बेटा अपने भाई और बहन का ख्याल रखना, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे भोर होने तक, और जब तक कोई भी 3 आवाज़ से अधिक आवाज़ ना दे दरवाज़ा मत खोलना। 2 बार की आवाज़ में चाहे कोई भी क्यों ना हो, दरवाज़ा मत खोलना। यह सुन रजनी बोलती है, हाँ माँ ठीक है, ध्यान रखूँगी, हमेशा वही बातें समझाती हो आप, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। यह सुन झुम्पा बोलती है, हाँ हाँ नानी अम्मा, बहुते बड़की हो गई हो। और फिर दोनों खेतों के लिए निकल जाते हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था, बस चांद की मध्यम रोशनी थी जिससे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होता है। दोनों तेज कदमों से चलते हुए खेतों में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच दोनों देखते हैं कि उनके बगल में के खेत में किशन भी आया होता है। उसे देख देबू जोर से आवाज़ देता है, प्रणाम किशन चाचा, आप भी आए हो आज पानी की खातिर। किशन थोड़ा पास आकर देखता है और बोलता है, प्रणाम भाऊजी, आज आपका भी नंबर था के, चलो कोई ना, सुबह एक साथ ही गांव चल पड़ेंगे, हम बैलगाड़ी लाया हूँ। यह सुन झुम्पा बोलती है, ठीक है भैया, और अपने काम में लग जाती है। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, दोनों काम कर रहे थे कि तभी झुम्पा को एक एहसास होता है कि जैसे तेजी से कोई परछाई उसके पीछे से साएं की आवाज़ करते हुए गुजरी। झुम्पा थोड़ा सहम जाती है, पर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। फिर थोड़ा रुककर झुम्पा को एक बुढ़िया की करुणामयी आवाज़ सुनाई देती है, ई महरिया, का करत वो। झुम्पा का दिल डर से दहल जाता है। उसे वो आवाज़ उसकी सासू माँ की लगती है, जिनकी की 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि झुम्पा उसी गांव के माहौल में पली बड़ी थी, इसीलिए वो निशिडाक और छलावे के व्यवहार से परिचित थी। झुम्पा समझ जाती है कि जिसके किस्से बचपन से सुनते आए हैं
शायद आज सामना उसी से है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि मान्यता के अनुसार निशी डाक और छलावा एक तरह की दुष्ट आत्मा होती है जिनकी मृत्यु असमय और दुखद परिस्थितियों में होती है, अथवा जिनका क्रियाक्रम उचित विधि विधान के साथ नहीं होता, और ऐसी आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और अकारण ही लोगों को परेशान करती हैं। ऐसी आत्माओं की शक्ति समय के साथ बढ़ती जाती है और वो और भी अधिक दुष्ट होती जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। झुम्पा इस समय समझ गई थी कि जिसके बारे में अब तक सुना था, आज उस हकीकत से शायद उसका सामना हो रहा है, पर वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसने कुछ भी सुना नहीं। वह अपना डर जाहिर नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसे लगता है अगर वह डर गई तो उसे देख कहीं उसका बेटा भी ना डर जाए। वह अभी इसी सोच में डूबी हुई होती है कि तभी उसे जैसे दूर से भेड़ियों के रोने की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी बीच उसे एहसास होता है जैसे कोई पायल पहने औरत या लड़की उसके पीछे चलकर आ रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ करीब आ रही होती है। तभी अचानक एक लड़की की साफ स्पष्ट आवाज़ आती है, माँ, माँ, जल्दी चलो, गायत्री को सांप ने काट लिया है, वो तड़प रही है। यह आवाज़ झुम्पा की बड़ी बेटी रजनी की थी। एक बार तो झुम्पा डर के पलटने ही लगती है कि तभी अचानक उसे ध्यान आता है कि रजनी यहाँ कैसे आ सकती है, और उसकी यह आवाज़ देबू को क्यों नहीं सुनाई दी। देबू एक तरफ खेत में पानी लगा रहा होता है। झुम्पा समझ जाती है यह वही प्रेत आत्मा है जो उसके साथ छल कर रही है। वह चुपचाप से अपने पल्लू से बंधी बीड़ी का बंडल निकालती है और एक बीड़ी जलाकर हाथ में थाम लेती है। तभी झुम्पा को पीछे से एक डरावनी सी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कुछ क्षण बाद वो हंसी किसी के करुणामयी रोने में तब्दील हो जाती है। झुम्पा समझ चुकी थी यह सब बस एक छलावा है, उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इतने में देबू भी आ जाता है और बोलता है, माँ, पानी लगा दिया हर तरफ। तभी देबू की नज़र झुम्पा के हाथ में पकड़ी बीड़ी पर जाती है और वह चौंक कर बोलता है, अरे माँ, आप बीड़ी कब से पीने लगी? झुम्पा उसे आंखें घुमाकर हाथ से जैसे कुछ चुप रहने का इशारा करती है। देबू समझ जाता है कि शायद जो बातें माँ और दादी समझाती आई हैं, आज वैसा ही कुछ है। देबू एकदम शांत हो जाता है और वह दोनों खेत से आगे बढ़ते हुए किशन के खेत की तरफ बढ़ जाते हैं। चारों ओर झिंगूरों की आवाज़ और रह रह कर किसी की दबी हुई हंसी की स्पष्ट आवाज़ अभी भी झुमका को सुनाई पड़ रही होती है, पर वो चुपचाप से तेज़ कदमों में बढ़ती जाती है। भी वह देखते हैं कि किशन भी काम ख़त्म कर अपनी बैलगाड़ी हाँकते हुए रास्ते में आ जाता है और बोलता है, हाँ बाबूजी, लग गया पानी? तो झुम्पा बोलती है, हाँ भैया, हो गया काम खेत का। झुम्पा के हाथ में अभी भी जलती हुई बीड़ी सुलग रही होती है और वह दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही झुम्पा बीड़ी का बंडल किशन को देते हुए कहती है, लो भैया, ई रख लो। तभी किशन थोड़ा खुश होकर बोलता है, वाह भाऊजी, हमरो बीड़ी का बंडल ख़त्म हो गया था, ही अच्छा किया आप ले आई।
यह भोल किशन भी एक बीड़ी निकालकर पीने लगता है। पा ने भी उस वक्त जानबूझकर इनको बीड़ी सुलगाने के लिए दी होती है, क्योंकि झुम्पा जानती थी कि आग से बहुत सी दुष्ट आत्माएं दूर रहती हैं। भी अचानक पीछे से फिर झुम्पा के कानों के पास एक अजीब सी हंसी सुनाई पड़ती है। एक खुरदरी आवाज आती है, बहुत चालाक बन रही हो, आज तो बच गई, पर कब तक खैर मनाओगी। और एक चीख के साथ उसे हंसी की तेज आवाज गूंज जाती है। यह सब मानो सिर्फ झुम्पा को ही सुनाई पड़ रहा होता है, उसके बेटे देबू या किशन को नहीं। शायद देबू के गले में बजरंग बली का लॉकेट, जो बचपन से ही उसकी दादी ने पहनाया था, वह लटका रहता है, और किशन के हाथ में भी बीड़ी, या फिर शायद निशी उस वक्त सिर्फ एक शिकार की तरफ ध्यान दे रही होती है। पर झुम्पा मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती है और सकुशल घर पहुंच जाती है। अगले दिन वह अपने पति अनिकेत को सारी घटना की जानकारी फ़ोन पर देती है। अनिकेत अपनी पत्नी की सूझबूझ पर गर्व करता है और भगवान का शुक्र मनाता है, पर उसके मन में यह डर अभी भी बना हुआ था कि वह निशी डाक अभी भी खेतों में घूम रही है। अनिकेत अपना डर अपनी पत्नी पर जाहिर नहीं होने देता, पर सच में वह अंदर से बहुत डरा होता है, क्योंकि उसके साथ हुआ बचपन में एक किस्सा आज उसके रोंगटे खड़े कर देता है। अनिकेत अपनी मेस में बैठा अभी यह सोच ही रहा होता है कि तभी एक जवान रविंद्र आता है और अनिकेत को बोलता है, चलिए सर, घर जाने का समय आ गया है, हमारी दोनों की छुट्टी मंजूर हो गई है। रविंद्र एक 25 साल का नौजवान था, जो अभी 3 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। अनिकेत में उम्र से छोटा होने के बाद भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनिकेत को परेशान देख वो पूछता है, क्या बात है सर, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? वो अनिकेत बताता है, क्या बताऊं रविंद्र, यहाँ तो सब ठीक है, पर कल रात गांव में परिवार के साथ कुछ ऐसा होगा कि मानो वो बाल बाल बचे हैं। यह सुन रविंद्र पूछता है, क्या कह रहे हैं सर, मैं कुछ समझा नहीं। तब अनिकेत बताता है, कल रात खेतों में मेरी पत्नी पानी लगाने गई थी, तभी उसका सामना निशी डाक से हुआ, पर अपनी सूझबूझ से वो सकुशल घर लौट आई है। लेकिन मेरे मन में अभी भी वो डर बना है कि शायद वो निशी डाक अभी भी खेतों में या गांव में टहल रही है, पर पता नहीं किसको आवाज़ देकर अपना शिकार बना ले। तब रविंद्र कहता है, अरे सर, ये सब किस्से कहानियाँ हमने बचपन में काफ़ी सुने हैं, पर आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। ये निशी विशी हमने सुना ही है, बस किस्से कहानियाँ ही रह गए हैं। तब अनिकेत कहता है, नहीं रविंद्र, ये सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं है, जिसके साथ ये सब बीतता है वही जानता है। आज भी मुझे साफ साफ बचपन की वो घटना याद है, कैसे निशी से सामना हुआ था अनजाने में, और अपने बचपने में गलती की वजह से मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। यह सुन रविंद्र थोड़ा शांत होता है और बोलता है, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या हुआ था आपके साथ? क्या सच में आपका सामना निशी डाक से हुआ था? तो अनिकेत कहता है, हाँ, हुआ था सामना। आज भी सुनकर, याद करके ही
पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही भयानक और खौफनाक रूप था उसका। तो रविंद्र कहता है, सर पूरी बात बताइए ना। लेकिन अनिकेत कहता है, इस वक्त नहीं, अभी तुम छुट्टी में मेरे साथ चल रहे हो ना, तब इत्मीनान से तुम्हें बताऊंगा कैसे और क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो दोस्तों, ये था कहानी का सिर्फ एक पार्ट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी का सेकंड पार्ट मैं जल्दी लाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा। आगे की कहानी सच में रोंगटे खड़े करने वाली है दोस्तों। तो खुश रहिए तब तक। बहुत ही जल्द मिलते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।